A 47-year-old man is admitted to hospital with atrial arrhythmia and he has been prescribed amiodarone. तो अब उसको क्या साइड इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं? अमाइडारोन के साथ हमारे पास थायराइड टॉक्सिसिटी होती है, पल्मोनरी टॉक्सिसिटी होती है और हेपाटिक पैरामीटर्स भी हमारे इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों में से क्या दिया हुआ है? पल्मोनरी टॉक्सिसिटी, उसको हम चूज़ करेंगे। उसके आगे क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हैज़ लोएस्ट पोटेंसी। तो इसका एक पूरा टेबल है। ये हमारे पास ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की इक्वलेंस का टेबल है। हमारे पास सबसे पहले आता है कोर्टिसोन। आपको इस तरह लेना है जैसे हम पहाड़ा होता है ना, उस तरह से समझें कि कोर्टिसोन के साथ आपने हाइड्रोकोर्टिसोन ऐड किया। कोर्टिसोन था तो वो 25 mg के बराबर था। जब हाइड्रोकोर्टिसोन हो जाएगा तो उसमें से 5 कम हो जाएंगे और वो हमारे पास 20 के इक्वल हो जाएगा। 20 mg के इक्वलेंट उसकी डोज हो जाएगी। तो एज़ कम्पेयर टू कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन इज़ पोटेंट, मोर पोटेंट। देन कम्स प्रेडनिसोन एंड प्रेडनिसोलोन। दोनों ही हमारे पास जो है वो 5 mg के बराबर है। फिर आगे आपने मिथाइल ऐड कर दिया इसी प्रेडनिसोलोन में, तो क्या हो जाएगा कि वो 4 mg के इक्वलेंट हो जाएगा। तो मिथाइल प्रेडनिसोन इज़ मोर पोटेंट एज कम्पेयर टू प्रेडनिसोन और प्रेडनिसोलोन। ट्राइएमसिलोन और मिथाइल प्रेडनिसोलोन दोनों के बराबर होगी पोटेंसी। देन वी हैव बीटा एंड डेक्सामेथासोन। बीटा जो है वो हमारे पास दूसरे नंबर पे है और जो डेक्सा है वो नंबर 1 पे है, मोस्ट पोटेंट में आएगा। तो इसी तरह से हमने इसको याद रखना है। कोर्टिसोन, हाइड्रोकोर्टिसोन, प्रेडनिसोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, एम्सिलोन, बीटा मिथासोन एंड डेक्सामिथासोन। अब यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन को हम दोबारा रिपीट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोकोर्टिकॉइड हैज़ लोएस्ट पोटेंसी। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए प्रेडनिसोन, ट्राइएमसिलोन, हाइड्रोकोर्टिसोन एंड डेक्सामिथासोन। तो इनमें से लोएस्ट पोटेंसी हमारे पास आती है हाइड्रोकोर्टिसोन की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म बाय विच प्रोबेंसिड इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ एम्पिसिलिन व्हेन एडमिनिस्टर्ड एट द सेम टाइम। तो हमारे पास प्रोबेंसिड जो है वो अपना एक्शन कैसे दिखाता है उसको समझते हैं। प्रोबेंसिड हम इसलिए देते हैं कि जैसे जब यूरिक एसिड हाई होता है बॉडी में तो उसको हम डिक्रीज़ करने के लिए देते हैं। प्रोबेंसिड का मकसद क्या है कि जो रीनल प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सेल्स होते हैं उनमें से वो यूरिक एसिड को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता, उसकी रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है और उससे क्या होता है कि वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है थ्रू द किडनीज। तो हमें क्या समझ आई कि रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन को इनहिबिट कर रहा है, उसके ऊपर इफ़ेक्ट कर रहा है। अच्छा, अब इस मैकेनिज़्म में हम देख रहे हैं कि प्रोबेंसिड इज़ एक्टिंग ऑन OAT। OAT क्या है? ये हमारे पास ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर है। तो उसके ऊपर आके प्रोबेंसिड अटैच हो गया है। यही अनायन ऑर्गेनिक अनायन ट्रांसपोर्टर इज़ यूज्ड फॉर एम्पिसिलिन एंड पेनिसिलिन। तो जब उसको ऑक्यूपाई कर लिया है प्रोबेंसिड ने तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी इट्स गोइंग टू स्टे मोर इन द ब्लड स्ट्रीम और इस वजह से क्या होगा कि उसकी रीनल ट्यूबुलर सिक्रीशन नहीं हो पाएगी। तो इस वजह से यूरिक एसिड की रीअब्जॉर्प्शन को रोकता है और जो हमारे पास ऑर्गेनिक एनायंस होंगे उनको ये उनकी ट्यूबुलर सिक्रीशन को रोकता है। Then we have a question. A 50-year-old man on warfarin therapy started drinking herbal tea. डेली उसने लेनी शुरू की, उसके बाद क्या हुआ? लेटर हिज INR ड्रॉप टू 1.3 पे आ गया। तो इससे क्या हुआ? हमारे पास क्या रेंज होनी चाहिए? हमारे पास INR की रेंज फॉर वारफेरिन होनी चाहिए 2.5 to 3 तक होनी चाहिए। अब उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है कि वो INR 1.35 हो गया है। INR और वारफेरिन और इसका क्या रिलेशनशिप है? वारफेरिन बेसिकली हमारे पास क्या करेगी? ब्लीडिंग को ज़्यादा करने का डर होता है वारफेरिन के साथ। वारफेरिन एक एंटीकोगुलेंट एजेंट है और वो हमारे पास बॉडी में जाके एंटागोनाइज करती है विटामिन के एक्शन को। तो वो जब एंटीकोगुलेंट है तो ऑब्वियसली उसके साथ ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है। तो हमने एक रेंज बनाई हुई है कि अप टू 2.5 to 3 हमारे पास इसकी होनी चाहिए INR हमें उस ब्लीडिंग रेंज के बारे में बताता है, क्लॉटिंग प्रोफाइल ब्लीडिंग के बारे में बताता है। लेकिन विद ग्रीन टी क्या हो गया है? ये इट हैज़ बिकम 1.35 यानी कि वो कम हो गया है। इसका मतलब है कोआगुलेशन ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग कम हो रही है। तो इससे क्या होगा कि जो हम चाह रहे थे मेडिसिन का एक्शन वो कम हो जाएगा।
तो उसको हमने काउंटर करना होगा। तो इट शोज़ कि ग्रीन टी जो है वो बेसिकली उसी तरह से एक्ट करी जैसे विटामिन के एक्ट करता है, कोगुलेशन को बढ़ा रही है, ब्लीडिंग को एंटी कोगुलेंट एक्शन को कम कर रही है। तो हमें यहाँ पे क्या हम करना है, वंस द हर्बल टी वॉज discontinued, पेशेंट्स INR was back to 2.5. विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेंट ऑफ हर्बल टी एक्सट्रैक्ट। हर्बल टी में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है? तो इसकी रीज़न ये है कि जो ग्रीन टी होती है उसमें विटामिन के होता है, तो उस वजह से हमारे पास कोagulation ज़्यादा हो रही है, ब्लीडिंग कम हो रही है। और जो हमारे पास जिंजर है, एनीसीड है, कैमोमाइल है, ये ब्लीडिंग रिस्क को इंक्रीज़ कर सकते हैं और INR को इंक्रीज़ कर सकते हैं। जो हमारे पास ग्रीन टी है दैट एक्ट्स एज विटामिन के और वो INR को कम करेगी, और जो बाकी हमारे पास जिंजर, कैमोमाइल और एनीसीड हैं वो उसको इंक्रीज़ करेंगे। Okay, then we have the property of nicotine is attributed to abortions. किस वजह से होता है abortion हमारे पास? It reduces the uterine blood flow, तो उसकी वजह से हमारे पास abortion cause हो सकता है। अब क्वेश्चन है, galactose and D-mannose are monosaccharides sugar. They have same number of carbons and same functional group, but they differ in their configuration. This reflects the pharmaceutical uses. Which of the following is stereoisomerism? तो ये हमारे पास कौन से होंगे? ग्लैक्टोज और मेनोज हैं डायस्टीरियोमर्स, और जो हमारे पास ग्लूकोज और मेनोज हैं वो एपिमर्स हैं। तो इसको हमने याद रखना है। डायस्टीरियोमर्स और एपिमर्स में क्या फ़र्क होता है, यहाँ पे हम इसको देखेंगे। डायस्टीरियोमर्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास स्टीरियोआइसोमेरिज्म ऐसे वाला है जो एक दूसरे का मिरर इमेज नहीं होता, एग्जैक्ट मिरर इमेज नहीं होता। आप उनको रखेंगे तो एक दूसरे पे चेंज होगा। और एपिमर्स डायस्टीरियोमर्स की ही एक टाइप है जिसमें हमारे पास किसी एक फंक्शनल ग्रुप पे, कायरल कार्बन पे, वो हमारे पास सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे, सेम फंक्शनल ग्रुप होंगे, लेकिन कहीं एक जगह पे वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करेंगे।